आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में ही प्रतिबिंबित होता रहता है। अनादिकाल से ही साहित्य अपने इसी धर्म का पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर एक ओर तो हमारे सामने समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर अपने प्रखर मेघा और स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह भी बताता है कि मानव समाज के सुख, समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। एक आलोचक के शब्दों में कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म कर्म, रीति नीति और सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। ठीक है, साहित्य उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। वे अपनी समस्याओं का सुझाव, अपने आदर्शों की स्थापना अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास भी होता है। अतः यह कहना सर्वथा असंभव और अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज से पूर्णतः निरपेक्ष या तटस्थ रहकर भी साहित्य सर्जन करता है। वाल्मीकि, तुलसी, सूर, भारतेंदु, प्रेमचंद आदि का ये साहित्य इसी बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ भी साहित्य सृजन करता है। समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी करता है। मानव का कला या साहित्य सर्जन के प्रति उन्मुख होना उनके इंद्रिय बोध का परिणाम रहा है। ठीक है, रूप रस गंध स्पर्श आदि के इंद्रिय बोध मानव और पशु दोनों में ही विद्यमान है, परंतु मानव में पशुओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में मानव में एक विशिष्ट गुण है, विवेक है। विवेक के द्वारा उसने अब पशुओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में मानव में एक विशिष्ट गुण विवेक, ठीक, सामाजिक जीवन का विकास और अपने इंद्रबोध का परिष्कार किया है। वह समाज व्यवस्था बदलने के लिए मनुष्य का इंद्रबोध विचार और भावों की अपेक्षा स्थायी रहता है। भाव और विचार दोनों ही साहित्य के मूलधार हैं और इनका उद्गम और परिष्कार सामाजिक परिवेश में ही संभव होता है, समाज से कटकर निरपेक्ष रहने पर नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें प्रश्न में पूछा हुआ है गद्यांश के अनुसार कवि अपने काव्य के उपकरण से कहां से चुनता है, ये बताना है। ठीक है, विकल्प में दिया धर्म कर्म, विकल्प बी रीति नीति, विकल्प सी लोक व्यवहार, विकल्प डी ये सभी। तो हमें इसमें जो हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है, कवि अपने काव्य के उपकरण कहां से चुनता है, ये बताना है, कहां से चुनता है। ठीक, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, गद्यांश के अनुसार हमसे ये यहाँ पर दिया हुआ है कि कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म कर्म, रीति नीति तथा सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है। तो इससे क्या पता चल गया हमारा, इससे हमको पता चले इसमें हमारा क्या था, कर्म धर्म भी है, धर्म कर्म। ठीक, दूसरा हमारा इसमें रीति नीति भी है, हमारे उसमें गद्यांश में रीति नीति भी है और हमारा लोक व्यवहार भी है, इसमें लोक व्यवहार। ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा हमारा, जो हमारे विकल्प में दिया हुआ गद्यांश के अनुसार हमारे तीनों हैं, ए विकल्प भी, बी भी और सी भी, और विकल्प डी में दिया हमको ये सभी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।